जय संविधान। देखिए, एक रहस्य मेरे दिमाग में हमेशा से रहा और बचपन में, क्योंकि मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं, इलाहाबाद का रहने वाला हूं, बचपन से मैं देखता था, क्योंकि मेरी जो विचारधारा थी बचपन से वो कांग्रेसी विचारधारा नहीं थी। मैं समाजवादी डॉक्टर लोहिया को अपना आदर्श मानता था और मैं हमेशा देखता था प्रयागराज के अंदर बचपन में कि लहर तो होती थी समाजवादी पार्टी की, लेकिन जीतती थी कांग्रेस। लेकिन ऊपर ऊपर लगता था कि समाजवादी पार्टी जीत रही है। जब हम लोगों ने उसका अध्ययन किया तो यह पता चला कि कांग्रेस के पीछे एक ऐसा वोट बैंक है जो बोलता नहीं है, लड़ता नहीं है, लेकिन वोट जाके बिल्कुल एकजुट होकर कांग्रेस को देता है और ये गरीब तबके के वोट हुआ करता था। ये बाद में हमको महसूस हुआ। ये भी हमको हमेशा से लगा कि कांग्रेस जो है बाहर से लगती है बड़ी डिसऑर्गेनाइज्ड, लेकिन अंदर अंदर उसके अंदर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है जो लोगों को जोड़ती है। खैर, वो समय था बचपन का और मैंने 1974-76 में इंदिरा जी के इमरजेंसी का भी विरोध किया था, क्योंकि मैं लोकतंत्र का बहुत बड़ा हिमायती हूं और मैं गांधी जी को बहुत ज्यादा मानता हूं और गोडसे का मैं कट्टर विरोधी। लेकिन जब से मैंने राहुल गांधी को देखा है उदय होते हुए पिछले 10 साल में और मोदी जी का भी शासनकाल देखा है, मुझे लगा कि इंदिरा जी का जो हमने देखा था आपातकाल और जिसका मैंने विरोध किया था, उससे बड़ी आपदा हमारे सामने खड़ी है और एक आदमी निडर होकर उससे लड़ रहा है। लेकिन ये अभी भी महसूस होता रहा कि कांग्रेस का वोट बैंक तो चला गया, लेकिन आपसी लड़ाई बहुत ज्यादा है, एक कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो इसी को टेस्ट करने के लिए, वैसे मैंने आज तक अपने जीवन में 2 रैली केवल अटेंड की हैं, एक जयप्रकाश के आंदोलन के समय और दूसरी कल 14 दिसंबर को मैंने अटेंड की, जब रामलीला ग्राउंड में राहुल गांधी ने कॉल दी अपनी आंखों से देखने के लिए कि वास्तविकता क्या है। कांग्रेसी एकजुट हुए हैं, मैसेज राहुल गांधी का जनता तक पहुंचा और आज के तारीख में राहुल गांधी को मैं महात्मा गांधी का एक प्रकार से अच्छा अनुयायी मानता हूं। इसीलिए उस कॉज को देखने के लिए अपने पत्नी के साथ मैं गया। वहां जाके जो मुझे आश्चर्यजनक चीज दिखाई पड़ी, वो दिखाई पड़ी कि हर प्रदेश के लोग, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, असम, मणिपुर, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश से मुझे आशा नहीं थी इतने लोग आएंगे, लेकिन वहां जमघट देख के लगा लाखों की संख्या में। और मेरे को इतना, मैं तो 11 बजे पहुंच गया था, सीट मिल गई थी आदेश जी की मदद से। लेकिन वहां जाके मैंने ये देखा कि 2 बजे मेरी ये हालत हो गई। मैंने देखा जब जत्थे के जत्थे अंदर आ रहे हैं तो मैंने और मेरी पत्नी ने महसूस किया कि दम ना घुट जाए। हम लोग वहां से बड़ी मुश्किल से 3-4 लोगों की मदद से बाहर निकले, वरना इतनी ज्यादा भीड़ थी, हमें लगा हमारा दम ना घुट जाए। इतनी ज्यादा भीड़, इतना अपार और इतना कोऑर्डिनेटेड और इतना डिसिप्लिन्ड क्राउड। तो मैंने सोचा कि ये बात मेरे लिए समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो एक कांग्रेसी, जो खांटी कांग्रेसी नेता है आदेश भारद्वाज जी, और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, और इनकी वजह से ही मेरे को अंदर प्रवेश मिला था, वरना मैंने कोई इंतजाम नहीं किया था। पास भी मेरे पास नहीं था, बाद में पता चला बिना पास के आप अंदर नहीं जा पाएंगे। लेकिन चलिए, मैं अंदर चला गया और मैंने उस कार्यक्रम को देखा और लाखों की संख्या में लोगों के समूह को जो देखा, जो जयप्रकाश आंदोलन में मैंने देखा था। खैर, तो आदेश जी, मैं असल में ये समझना चाह रहा हूं कि ये बाहर से तो लगता है कांग्रेस बड़ी डिसऑर्गेनाइज्ड है, आपस में बड़े झगड़े हैं, ये गुट है, फलाना गुट है, ढिकाना गुट है। लेकिन जो मैंने रामलीला ग्राउंड में देखा, तो आखिर कांग्रेस के अंदर अचानक जान आई है, या ये जनता के अंदर एक ऐसा मैसेज चला गया है कि भाई ये मोदी जी जो हैं, ये तो पूंजीवादियों की सरकार बना रहे हैं और गरीबों का शुभचिंतक नहीं है, और देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं और संविधान को खत्म कर रहे हैं। तो आखिर जो ये रामलीला ग्राउंड मैंने अपनी आंखों से देखा, इसके पीछे की कहानी क्या है? तो आदेश भारद्वाज जी कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, इसलिए मैं कहा इनसे बेहतर आदमी नहीं होगा इस बात को समझने का। तो आदेश जी, आप कृपा करके बताएं। अखिल साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो है, और कल आपने अपने कीमती समय में से कुछ समय निकाला, तो मैं उसके लिए आपका आभारी भी हूं और आपका धन्यवाद भी करता हूं। हालांकि आपको असुविधा हुई, वहां पे भीड़ ज्यादा थी। मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि इतनी भीड़ की सच्चाई में हमें भी अपेक्षा नहीं थी। मैं तो पार्टी से जुड़ा हुआ एक सिपाही हूं, तो मेरा तो ड्यूटी है कि मैं काम करता ही हूं। लेकिन काफी दिनों के बाद राहुल गांधी जी और कांग्रेस की सभाओं में, सिर्फ दिल्ली के रामलीला मैदान में ही नहीं, जब हरियाणा प्रचार में थे तब भी हमारी सभाओं में बेतहा लोग आ रहे थे।
जब राहुल गांधी जी ने ये यात्रा निकाली कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो तब भी बुद्धिजीवी लोग और बड़े बड़े लोग, तमाम लोग वहां पे, यूथ, ये सब हमारी सभाओं में राहुल जी को सुनने के लिए और ज्वाइन करने के लिए आता था। तो ये कारण सिर्फ एक मात्र सिर्फ यही है कि महात्मा गांधी जी और आजादी से पहले ये एक सोच थी कि आजादी के बाद या जिसके लिए हम लड़ रहे हैं तो कैसे भारत का स्वरूप देखते हैं आजादी के बाद। तो वही स्वरूप कहीं ना कहीं बहुत सालों तक वैसे ही पार्टियां काम करती रही, चाहे कोई भी पार्टी आई। आप तो बहुत अनुभवी और ज्ञानी व्यक्ति हैं, तो चाहे बीजेपी आई, कांग्रेस आई, कोई हारा कोई जीता, लोकतंत्र में इसका महत्व नहीं था। लोकतंत्र के चुनाव में पार्टिसिपेट करना, अपना वोट डाल के आना, इसमें आपको गर्व महसूस होता था। चुनाव लड़ना तो बहुत बड़ी बात थी, तो लेकिन उसमें हार जाए इसका किसी को मलाल नहीं होता था। ये गर्व होता था कि मैंने लोकतंत्र में पार्टिसिपेट किया है, ये गर्व की बात होती थी। पिछले कुछ सालों से जो है कहीं ना कहीं हमने चुनाव को एक प्रतिस्पर्धा सा बना दिया है। एक इस तरह का वन करने लगे हैं कि हारने वाला जैसे कहीं ना कहीं बहुत ही गलत या एक अलग तरह की सोच उसके बारे में बनी, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता था कि चुनाव के बाद जो भी सरकारें आई, उन्होंने अपने चुनाव के वक्त जो कहा, कहीं ना कहीं उसको करने का प्रयास किया, करते हुए दिखी। हालांकि जो लक्ष्य लेकर चलते थे वहां तक नहीं पहुंच पाते थे, चाहे हम सरकार में रहे या कोई दूसरी पार्टी सरकार में रही। अब दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ता है कि पिछले 11-12 सालों से मोदी जी की सरकार है, बहुत ही अच्छा मैंडेट मिला, पूरी एब्सोल्युटली मेजोरिटी मिली, और एब्सोल्युटली मेजोरिटी के बावजूद जो है जो कहा वो सरकार कहीं भी एक कदम आगे बढ़ते नहीं दिखती। तो ये लोगों में एक निराशा है। तो जिससे आशा होती है उससे निराशा भी बहुत ज्यादा होती, उतनी बड़ी होती है। तो आशा इसलिए बड़ी थी क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने कही थी, और कहीं ना कहीं लगता था, और ये भी इन्होंने अपने भाषणों से, अपने प्रचार से ये लोगों के समझाने में कामयाब रहे कि भाई ये जो कांग्रेस के लोग हैं ये तो अपना घर भर रहे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, बेईमानी है, अगर आप हमें मौका दोगे तो पार्टी विद इन डिफरेंस की जो बात करते थे वो आपको देखने को मिलेगा। और लोगों ने मौका दिया। लेकिन इन 10-12 सालों में भारतीय जनता पार्टी के बारे में पहले भी ये कहा जाता था, आपने तो उसको नजदीकी से देखा है, कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर है। ये एक चलन था आम लोगों के अंदर। तो उस चलन को, जो चलन की बातें थी वो शहर में अब कहीं दिखती नहीं है। उसका कोई भी कारण हो सकते हैं। मैं तो आपको तो उसका धन्यवाद करता हूं, आपकी पीढ़ी के लोगों को, इसलिए कि जिस तरह से हम अपने परिवार की वैल्यूज अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करते हैं, और हमारा दायित्व है कि अपने परिवार की वैल्यूज नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करें। तो जब परिवार की वैल्यू ट्रांसफर करेंगे तो इस देश की वैल्यूज भी ट्रांसफर करेंगे, देश की वैल्यू के बारे में भी उनको बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने आप को उसमें दोषी मानता हूं कि शायद मैं भी जो आपने हमें ट्रांसफर करके दिया, मैं अपने बच्चों को ट्रांसफर नहीं कर पा रहा। जो है ये आधुनिक युग है, बेटा अपना मोबाइल देखता है, पत्नी अपना देख रही है, मैं अपना देख रहा हूं, तो परिवार की चर्चा भी नहीं कर पाते, देश की, कांग्रेस की, हेरिटेज की, आजादी की तो चर्चा क्या करेंगे। तो वो जो ज्ञान अब बंटने लग रहा है वो कहीं ना कहीं प्रायोजित ढंग से बंटने लग रहा है। व्हाट्सएप के माध्यम से मैं सबसे ज्यादा जानकारी, मुझे लगता है कि यही मेरा सोर्स सबसे अच्छा है। तो वो जो एक दिक्कत का कारण है, तो आज ये नौजवान कहीं ना कहीं भटके हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कोई मतलब इनका कोई दोष है, किसी का दोष नहीं है, हमारा दोष है कि जो वास्तविकता है वो कहीं ना कहीं हमें लोगों के सामने लानी चाहिए। उसके बाद लोग अपना मन बनाते हैं, किसी को हराएं, किसी को जिताएं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो सरकार में आता है, जिसको जिम्मेवारी मिलती है, उसको अपने जीवन का बेस्ट करना होता है। और मैं बात ये भी गर्व से कह सकता हूं कि कम से कम नेहरू परिवार का या हमारे कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप का, सिर्फ एक नेहरू परिवार का ही नहीं, जो भी लोग हमारी पार्टी को चलाते हैं, सीडब्ल्यूसी है और 10-15-20 लोगों का एक समूह सा होता है, वो बैठ के कोई सहमति बनाते हैं। और जब किसी मंत्री के बारे में कोई आंकलन आता है, किसी मंत्री के बारे में कहीं पता चलता है कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है या कोई गलत किसी चीज में कहीं इन्वॉल्वमेंट है, तो तुरंत हमारे ये तमाम लोग, नेहरू परिवार के लोग, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, सोनिया जी हो, मनमोहन सिंह जी हो, तुरंत उस व्यक्ति का इस्तीफा लिया और कांग्रेस का 1 रुपए का सदस्य भी नहीं रखते थे। तो ये इस देखिए तरह के आदेश जी, जैसे आपने कहा, देखिए युवा पीढ़ी के बारे में, क्योंकि मैं तो अध्यापक रहा, तो मैंने ये देखा कि जो युवा पीढ़ी है उसकी दिशा जरूर बदल गई। और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मैं जिस यूनिवर्सिटी के अंदर था,
एक बार 60 बच्चों की क्लास में 2015 में मैंने पूछा कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो मोदी जी के साथ हैं और कितने लोग राहुल गांधी के साथ हैं। आपको आश्चर्य होगा, 60 बच्चों की क्लास में 59 बच्चों ने मोदी जी के पक्ष में हाथ उठाया था। केवल एक बच्चे जो साउथ का रहने वाला था उसने राहुल गांधी के पक्ष में। लेकिन आज के तारीख में और कल मुझे सुखद आश्चर्य हुआ, रामलीला ग्राउंड में छोटी छोटी बच्चियां 18 साल की, 20 साल की, लड़के, युवा, इसका मतलब यह है कि वो अपनी सीमाओं से बाहर निकल रहे हैं, वो छटपटा रहे हैं। तो जो बात आपने कही, इसके बावजूद, व्हाट्सएप के माध्यम के बावजूद, सोशल मीडिया के अंदर जो कंट्रोल हो गया था बीजेपी का, मुझे लगता है किसी कारण से, या तो राहुल गांधी की पदयात्रा से, राहुल गांधी ने जो विदेश में जाके इंटेलेक्चुअल से बात की और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, युवा पीढ़ी से बात की, यूनिवर्सिटी के बच्चों से बात की। लेकिन कल जो मैंने रामलीला ग्राउंड में देखा, उसमें यह देखा युवा पीढ़ी बढ़ चढ़ के सामने थी और लड़कियां विशेष तौर पर मैंने देखा 18 से 25 साल की बड़ी संख्या में बेटियां वहां पे मौजूद थी। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा युवा पीढ़ी है वो भी धीरे धीरे ये समझ रहा है कि उनको जैसे ठगा गया है। लेकिन जो असली जो आश्चर्य मुझे हुआ कि वहां इतना डिसिप्लिन्ड क्राउड था, वरना जब हम निकल रहे थे कहीं और होता तो शायद धक्का देके हमें गिरा दिया गया होता। सब लोगों ने हमारा सहयोग किया, लोगों ने सर इधर से निकल जाइए, आपके साथ मैडम है इधर से निकल जाइए। तो इतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन दिखा अलग अलग प्रदेश के लोगों में, तो मुझे लगा पूरा भारतवर्ष एकजुट होकर वहां खड़ा है। तो ये युवा पीढ़ी में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया है, जो धीरे धीरे उनको महसूस होना हुआ। तो ये जो टोटल चीजें हुई हैं, ये वास्तविकता, मैं केवल ये जानना चाह रहा हूं आज की तारीख में, ये परिवर्तन, ये जो चमत्कारिक परिवर्तन हुआ है कैसे हुआ, इसके पीछे या तो राहुल गांधी जो मैसेज देना चाह रहे थे, अकेले देना चाह रहे थे, वो मैसेज पहुंच गया, या लोग कष्ट से बहुत ज्यादा पीड़ित हो गए इसलिए एकजुट हो गए और उन्हें लगा कि जो भारत की एक हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पूरे देश के प्रदेशों की आपस में एकता थी और आपस का सहयोग था, वो टूट रहा था, इसलिए लोग परेशान हैं। ये असली कारण, क्योंकि मैं देखिए प्रबंधन शास्त्र का छात्र हूं, मैनेजमेंट स्टडीज मैंने पढ़ाया है, तो ये एक ऐसा फैक्टर है जिसको मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। सर, सच्चाई ये है कि जो काम आज राहुल गांधी जी ने वोट चोरी के बारे में इतना सब अपना समय, अपनी मैन पावर और इतना सब कुछ लगा के जो ये फैक्ट्स निकाल के लेके आए हैं, ये एक राजनीतिक पार्टी का काम नहीं है, माफ करना। ये सच्चाई में हमारे देश के पत्रकारों में इतनी खूबसूरती थी और हमारे पत्रकार ये करते थे कि जो सरकार छिपाती है वो पत्रकार बताते थे, देश को जागरूक करते थे। सरकारें कई बार हमारी कोई मजबूरी हो सकती है, कोई कारण हो सकते हैं, कई बार कोई चीजें पब्लिक के डोमेन में नहीं आती हैं, लेकिन पत्रकार उस काम को करते थे और देश को चीजें बताते थे। और मैं इस बात को बड़े गर्व से और सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि मेरे नेता, चाहे वो कोई भी दौर रहा हो, तो जो ये पत्रकार थे, जो हमारे लोग थे, जो हमें आके मिलते थे और हम उनको अपनी आंख नाक कान समझ के उनके सुझावों को एक्सेप्ट करते थे। कहीं ना कहीं हमारे से कोई चूक हुई है और इसने आके हमें बताया तो हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए, हमें इसको एग्जामिन कराना चाहिए। और वाकई ये आदमी ठीक कह रहा है तो हम, सरकार है, हमारे से कहीं चूक हुई है तो हमें उसको ठीक करना चाहिए। तो इस देश के अंदर ये खूबसूरती थी, हमने इनको कभी देशद्रोही नहीं कहा। जो आपकी आलोचना करते हैं ये तो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, मैं आपको सच बात बता रहा हूं। अगर आपका कोई साथी आपकी हर बात में हाँ ही हाँ करता रहता है तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता में उसके परिणाम उतने अच्छे, जितना आप करना चाहते हैं उतने अच्छे परिणाम नहीं होते। अगर वो आपकी कमियों को भी आपको साथ साथ में गिनवाता है, आपको कुछ सुझाव भी देता है, तो कहीं ना कहीं आप जो करना चाहते हैं उसको और ज्यादा बेहतर कर पाते हैं। तभी तो दुनिया का सबसे गरीब और कमजोर देश आजादी के वक्त दुनिया का सबसे गरीब और कमजोर देश था और हमने पहले 40-50 सालों में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की श्रेणी में शामिल हुए, जहां खाने के लिए अन्न नहीं मिलता था, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं होता था, सर छुपाने के लिए छत नहीं थी। आप तो मेरे से 15 साल बड़े हैं लगभग, जो है मेरा 60 के लगभग है, 60 हो जाऊंगा अब। तो मैंने तो देखा है गली मोहल्लों को, सब कच्चे रास्तों को मैंने जिया है, तो मुझे तो मालूम है कि हम कहां से कहां पहुंचे हैं। तो और भी अच्छा कर सकते थे, ये बीजेपी ने कहा, लेकिन वो कहीं ना कहीं होता हुआ नहीं दिख रहा। माफी चाहूंगा एक मिनट बस, जो आपने नौजवानों की बात की,
तो मेरा सिर्फ नौजवानों से बिल्कुल कोई गिल्ला शिकवा नहीं, मैं तो अपने आप को दोषी मान रहा हूं कि मैंने जो अपने पूर्वजों से जो मुझे वैल्यूज मिली, ट्रांसफर उन्होंने किया देश के इतिहास को, देश की वास्तविकताओं के तमाम चीजों को, वो मैं कहीं अपने आज नौजवानों को ट्रांसफर नहीं कर पा रहा, या उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना, जो भी कोई कारण हो सकता है, लेकिन उन्होंने खुद अपने आप को देखा और अपने आप को ठगा सा महसूस किया, उसके बाद राहुल गांधी की तरफ मुड़े हैं, किसी के कहने से नहीं मुड़े। तो मेरा मतलब सिर्फ ये है कि जब हम दवाइयां गोलियां बनाते हैं तो वो भी पहले जो है प्राणियों पे इस्तेमाल नहीं करते, कुत्ते पे, बिल्ली पे, या जो भी मेजरमेंट है उन पे उसको इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद पब्लिक में लाके लोगों को खाने के लिए देते हैं। तो ये हमारे जो नौजवान है उन्होंने हमारी बातों का भरोसा नहीं किया और मोदी जी की बातों का भरोसा किया, और अब जब वो 10 साल में ठगा अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तब वो राहुल गांधी जी की बातों में देख रहे हैं कि जिसके बारे में ये कहा गया था ये तो दुनिया के सबसे योग्य व्यक्तियों में है, और उसकी योग्यता है कि उसने कभी अपनी पढ़ाई को नहीं बताया, वो दुनिया की उस बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, आप तो खुद प्रोफेसर रहे हैं, पढ़ाते रहे हैं, तो वहां हर आदमी का सपना होता है, आप भी अपने बच्चों के लिए वहां की कल्पना करते हैं कि मैं अपने बच्चों को वहां पढ़ा सकूं, वो पढ़ पाए ना पढ़वा अलग बात है, लेकिन हर माँ बाप की कोशिश तो उस यूनिवर्सिटी का बेहतरीन प्रोडक्ट है जो है वो एमफिल है। अगर वो राजनीति में नहीं होता तो कहीं आपकी तरह प्रोफेसर तो होता, उसकी ये योग्यता थी, लेकिन उसने ना तो कभी अपनी पढ़ाई के बारे में बताता है, ना अपने परिवार की कुर्बानी के बारे में बताता है, ना कभी इमोशनली आपको ब्लैकमेल करता है, ना कभी भावनात्मक आपसे बात करता है, आपसे सीधा संवाद करता है कि क्या ये सही है, मेरा मानना ये, अगर आपको साथ लगता है, अच्छा लगता है तो मुझे समर्थन कीजिए। वो तो इतना हमें कई बार लगता है कि कुछ बातें हमें बतानी चाहिए, लेकिन वो इस तरह का टॉक नहीं करते, वो बिल्कुल सीधे सीधे नोटबंदी हो तो जो उन्होंने कहा, आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने कहा 14 तारीख को इन्होंने 8 उसको नवंबर 2016 को नोटबंदी की, और 23 तारीख को मनमोहन सिंह जी को 5 मिनट प्रोफेसर साहब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिला, तो उनका ये आंकलन था कि इस नोटबंदी का इतना गलत फैसला है कि इससे देश की 2% जीडीपी गिरेगी, जिससे 5 से 6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा और करोड़ों लोगों का रोजगार जाएगा। तो जब वो अर्थशास्त्री 8-10 दिन में, ये तो हो सकता है उन्होंने 2 दिन में आंकलन कर लिया हो, वो तो पार्लियामेंट में बोलने का मौका 23 तारीख को मिला, तो उन्होंने 5 मिनट बातें की, उन्होंने कहा ये संगठित लूट है। तो इस संगठित लूट को जब मनमोहन सिंह जी ने कहा तो माफ करना, इस देश के बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने इसको एडमिट किया होगा, लेकिन हमने इसको आगे लोगों तक या नौजवानों ने उस बात को नहीं माना, मनमोहन सिंह जी की बात को। अगर वो उस दिन उस बात को मान लेते और उसका विरोध के साथ खड़े हो जाते तो इस सरकार को अपने गलत फैसले को वापस लेना पड़ता, जैसे किसानों के कानूनों को लेना पड़ा। जी सर। आदे जी, एक चीज मैं और समझना चाह रहा हूं। देखिए, जो व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से महात्मा गांधी को और पंडित जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने का प्रयास किया गया। देखिए, आप जानते हैं विदेश का कोई भी अतिथि आता है, चाहे पुतिन आते हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, या शी जिनपिंग आते हैं, कोई भी आता है, वो केवल हमारे देश के एक महात्मा के समाधि पे जाके सिर झुकाते हैं, नंगे पैर जाते हैं, अपना मत्था टेकते हैं। वो है महात्मा गांधी। गोडसे की मेरे ख्याल से कोई नाम भी नहीं लेना पसंद करता, ना हमारे देश वाले ना विदेश वाले। एक तो महात्मा गांधी को जिस प्रकार से अपमानित करने का प्रयास, और मैंने जैसे बताया, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की इलाहाबाद के अंदर इतनी बड़ी संपत्ति है कि आनंद भवन के पास ही मेरा घर था, वहां स्वराज भवन, आनंद भवन, मतलब आज के तारीख में लाखों करोड़ों की संपत्ति है, जिसे पंडित मोतीलाल नेहरू ने दान किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दान किया, इंदिरा गांधी ने दान किया। माने लाखों करोड़ों की संपत्ति देश को बनाने के लिए नेहरू परिवार ने दे दी। और महात्मा गांधी, आप जानते हैं, कोई विश्व का नेता बिना उन्हें मत्था टेके, और विश्व में सारे देशों के अंदर अगर किसी की मूर्ति हिंदुस्तानी की लगी है तो महात्मा गांधी की लगी है। लेकिन इनके पास अपने कोई आदर्श नहीं है। लेकिन आज की तारीख में कम से कम आप लोगों के माध्यम से जो आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, और राहुल गांधी जो संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अफसोस होता था, मैंने अपने जीवन में महात्मा गांधी को नहीं देखा, लेकिन राहुल गांधी को देख के मुझे लगता है कि आई एम लिविंग विद ए गांधी। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है और जो लोगों के सामने से कुहासा हट रहा है, ये प्रयास मुझे लगता है कि एक मैंने कल देखा है। और इतनी ये 10 साल का टाइम क्यों लग गया? क्या आप लोगों ने पहले क्यों नहीं शुरुआत की? ये जो अभी पिछले 2 साल से 3 साल से आप लोग इतने सक्रिय हुए, जब से ये भारत जोड़ो यात्रा हुई है, उसके पहले आप लोगों को क्यों नहीं सूझा?
नहीं सर, मैं आपकी इस बात से इत्फाक नहीं रखता। पहले भी सूझा था, पहले भी हम यही कर रहे थे। कांग्रेस के लिए मुझे इस बात का तो गर्व है कि कम से कम हमने अपने कभी रास्ते को नहीं बदला, हमने अपने कभी मूल सिद्धांतों को नहीं बदला। और कम से कम राहुल गांधी आज भी सरकार में थे, तब भी उन्होंने जब वो न्यूक्लियर डील मनमोहन सिंह जी ने पाकिस्तान अमेरिका के साथ बराबर के पार्टनर बन के डील साइन की थी, और जो टीटी ऑलरेडी वाजपेयी साहब के सामने तय हुई थी, उन टीटियों में से कई बदलाव किए थे जो है। तो उन बदलाव, उस जो सरकार ने पहली ने समझौता कर रखा था, उनमें से कई समझौते हमने रद्द किए कि ये समझौता कहीं ना कहीं हमारे इक्वल पार्टनरशिप का स्थान नहीं देता जो है। वैसे कई टीटियां उसमें से हटाई गई थी, कई समझौते हटाए गए थे। और उस समझौते को जब मनमोहन सिंह जी ने किया, तो हालांकि हमारी अल्पमत की सरकार थी, लेकिन क्योंकि वो फैसला कांग्रेस के हक में नहीं, भारत के हक में था, भारत के लोगों के हक में था, तो राहुल गांधी जी ने पहली बार ही अपनी पार्लियामेंट में आस्तीन ऊपर करके कहा कि सरकार रहे ना रहे, लेकिन जो राष्ट्र के हित में फैसले वो लिए जाएंगे। तो ये राहुल गांधी में साहस हो सकता है, ये उस हर व्यक्ति में साहस हो सकता है जो इस देश से मोहब्बत करता है, जो इस देश के लोगों अच्छा से आदेश जी, एक एक चीज और लोग पूछते हैं जो कांग्रेस के आलोचक हैं, वो कहते हैं कि राहुल गांधी ने जो पदयात्रा की थी एक हवा बन गई थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर राहुल गांधी के पीछे, लेकिन फिर वो मोमेंटम छोड़ दिया, कंसिस्टेंसी खत्म हो गई। बिहार के अंदर जो हुआ, एक माहौल बन गया, लाखों बच्चे युवा सड़क पे उतरे, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंसी खत्म हो गई। कल जो मैंने रामलीला ग्राउंड में देखा, एक माहौल बन गया है। क्या आप लोग अब इसको कैसे कंसिस्टेंटली आगे बढ़ाएंगे, या ये जो माहौल बना है, एक टेम्पो बना है, ये फिर लोग कहेंगे कि नहीं ये तो एक मोमेंटम क्रिएट किया और उसको फिर भूल गए? इसको लगातार जारी रखना, जमीन तक जारी रखना, अपने कार्यकर्ताओं को उसमें पार्टिसिपेट कराना, क्या ये करेंगे, कैसे करेंगे, क्या उसके बारे में आपकी प्लानिंग है? सर, हम बिल्कुल बराबर डे बाय डे उस पे काम करते हैं, लेकिन हमारे काम का आंकलन जो है, भारत के मीडिया की अभी तक ये खूबसूरती है कि उसकी लोगों के दिलों में क्रेडिबिलिटी बनी हुई है। माफ करना, लेकिन क्रेडिबिलिटी का काम आज नहीं हो रहा है। जो मैं मीडिया के बारे में जो एक सोर्स हम मानते थे कि हमें देश में सच्ची खबरें देता है, उस सच्ची खबरों के मीडिया के रैंकिंग दुनिया में कहीं ना कहीं गिरी है। मैं तो अपने घर में से आंकलन करता नहीं, मैं तो सवेरे अपनी फैक्ट्री जाता हूँ, कारखाने में जाता हूँ, अपना लंच बांध के ले जाता हूँ, खा के घर आ जाता हूँ, और थोड़ा सा जो जानकारी लेता हूँ मीडिया से लेता हूँ। लेकिन जो मीडिया पूरी तरह से चंद उद्योगपतियों की खबरें इस देश में दिखाने लगे, कल आप जहां, आप तो खुद साक्षी रहे हैं वहां पे, हालांकि आपको असुविधा हुई भीड़ की वजह से, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन वहां उस मीडिया को कितने चैनलों ने दिखाया है? कहीं कोई जगह मिली है हमें? कोई नेशनल मीडिया को उसको नहीं दिखा रहा। क्या राहुल गांधी जब दिल्ली की यूनिवर्सिटी में छात्रों को मिलने आते हैं, तो यूनिवर्सिटी के वीसी एफआईआर कराने की बात करते हैं और दुनिया भर की बातें करते हैं कि ताकि राहुल गांधी यूनिवर्सिटी में ना आए? वो छात्रों से संवाद करते हैं, हर छात्र को खुल के बोलने का अधिकार होता है। लेकिन मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, जब उसी परंपरा को निभाने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, तो मेट्रो के कई स्टेशन बंद कर दिए जाते हैं, एडवाइजरी बच्चों को जारी की जाती है। आप यहाँ शायद काली जैकेट पहन के बैठे हैं, बच्चों को एडवाइजरी की जाती है कि कोई काली जैकेट पहन के नहीं आएगा, काला बनियान पहन के नहीं आएगा, काली सॉक्स पहन के नहीं आएगा। तो ये जो डर है, वो डर दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप सही रास्ते पे नहीं है। और जब सही रास्ते पे नहीं होते, तब आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके उन अपने नौजवान प्यारे प्यारे छात्रों के बीच में आके उनको कहना पड़ता है कि काले कपड़े पहन के नहीं आएंगे, और मेट्रो के कई स्टेशन बंद कर दिए जाते हैं। तो ये अंदाजा लगाने की आवश्यकता है कि राहुल गांधी उनके बीच में निडरता से कैसे बात करते हैं, और प्रधानमंत्री सिर्फ आई वाश करने के लिए, अपना फोटो सेशन करने के लिए उनके बीच में आते हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसकी निंदा भी करता हूँ। अच्छा आदेश जी, एक चीज बताइए, जैसे आपने देखा होगा पिछले, आप बिल्कुल, आपकी जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, हम लोग उसको गोदी मीडिया कहते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको हम गोदी मीडिया कहते हैं। लेकिन गोदी मीडिया की जो पहुंच है जनता तक, वो कम होती जा रही है। पहले एक जमाने में 80% गोदी मीडिया कवर करता था, बाकी 20% ऑल्टरनेटिव मीडिया करता था। आज के तारीख में 50-50 हो गया है। यूट्यूब के ऊपर ये पब्लिक इंडिया जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, या 4PM है, 4PM नंबर 1 चैनल है, और दी पब्लिक इंडिया भी नंबर शुरू के 10 चैनल्स के अंदर है, करोड़ों लोग हमको देखते हैं। इसका माने धीरे धीरे लोगों ने गोदी मीडिया देखना बंद कर दिया यूट्यूब। तो क्या ये आप लोगों का कर्तव्य नहीं है, कांग्रेसियों का कर्तव्य नहीं है कि हम लोगों के वीडियोस को, या ये वीडियो जो हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल सुबह 8 बजे ये दिखेगा,
ये जनता में ज्यादा ज्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से फैलाएं, जिससे भारतीय जनता पार्टी के दुष्प्रचार को गोदी मीडिया के माध्यम से रोका जा सके और आपकी आवाज उन तक पहुंच सके। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, ये मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। ये कहीं ना कहीं हमारे में सोशल मीडिया के प्रति जो है, हमें उतनी जो नॉलेज नहीं थी या हमने उतना इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर नहीं किया। मैं आपको एक बार बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ, ये आज के दौर में हो सकता है हमारी बातें अनफिट हो, आउटडेटेड सी लगे, लेकिन स्वामी जी सच्चाई ये है कि हमने इस देश के लोगों की गाढ़ी कमाई के पैसे को अपने फोटो दिखाने पे, अपने चित्र दिखाने पे नहीं खर्च किया। हमारी ये परंपरा रही कि इस लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा उन लोगों की उन्नति और तरक्की में लगे। ये हमारा ख्वाब था, ये हमारी सोच थी, और इसी सोच का परिणाम है कि आज बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऐसे भारत की नींव रखी कि जो उस नींव के ऊपर चल के हम जो है दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश बने। माफ करना, अगर जवाहरलाल नेहरू जी का, इंदिरा जी का, किसी और हमारे नेता का अगर कोई बनाए हुए इमारतों पे देखेंगे तो वहां उन इमारतों का फायदा देश के लोगों को होता है, देश के कमजोर, गरीब, सबसे पिछड़े तबके को होता है। लेकिन पिछले 10 साल में देश के अंदर जितनी भी इमारतें बनी है, अगर उन इमारतों का फायदा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को होता है। क्योंकि जितनी इमारतें बनी वो सारे एक एक लोकसभा की सीट में दो दो तो जिले के कार्यालय बना दिए। मैं जिला अध्यक्ष के रूप में भी काम करता हूँ, मैंने अपने घर में अपना जिला कार्यालय बना रखा, बिजली भी अपने घर की फूकता हूँ, चाय पानी भी अपने घर से पिलाता हूँ, और आई गई की सेवा भी करता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आप किसी कार्यालय में जाके देखिए, पूरी तरह से हाईटेक है, ऑडिटोरियम बना रखे हैं जिले कार्यालय में जो है, और सब कुछ पार्टी की तरफ से आता है। तो हम 70 साल हमने देश को लूटा, हमारे पे अपना कांग्रेस का हेडक्वार्टर नहीं नहीं खैर बना। चलिए, उनके पास अडानी जी का पैसा है, उनके पास पूंजीपतियों का लाखों करोड़ों रुपए है। आज के तारीख में 10,000 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में है बीजेपी के, और हाँ, आपके पास 300-400 करोड़ है, तो वो पैसे वाले लोग हैं, उनकी बात छोड़ते हैं। लेकिन मेरा आदेश जी आपसे निवेदन ये है, ये वीडियो जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कृपा करके, और देखिए कोई पैसा तो लगता नहीं, व्हाट्सएप में देखते भी हैं लोग और भेजते भी हैं, कोई पैसा बहुत ज्यादा लगता नहीं। मेरा एक निवेदन है सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, ये बताइए कि जितने भी ऐसे वीडियोस हैं जो सही खबरें पहुंचाते हैं, वो जनता में सर्कुलेट करें, जितने जनता के दिमाग में जो अंधकार जमा दिया है सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने, इससे छुटकारा पाया जा सके। चलिए, आज बहुत अच्छा लगा। ये वीडियो कल आपको सुबह 8 बजे पब्लिक इंडिया में देखने को मिलेगा। अपने साथियों में इसे सर्कुलेट करें, जिससे हमारी बातें जनता तक पहुंच सके, और जो आपने महात्मा गांधी के बारे में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, कांग्रेस के इतिहास के बारे में बताया, ये जनता तक पहुंचे, और जो गोदी मीडिया दुष्प्रचार कर रहा है उसका मुकाबला किया जा सके। चलिए आदेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, एंड लेट अस सी